हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है जिसमें आप भारत के 2 पत्रकारों को देखेंगे जिसने आज मोदी जी को तो अच्छे से धो डाला है। रवीश कुमार ने जब पूछा कि एक दिन में मोदी जी कितना झूठ बोलते हैं तो इसका जवाब में ध्रुव राठी ने बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कुछ कहा है। वीडियो पूरा देखिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। 2016 के साल में परेशान थे, हताश हो रहे थे, तो तथ्यों को ढूंढने के लिए आप भारतीय मीडिया के अखबारों चैनलों का सहारा लेते होंगे। बिल्कुल। तो क्या आपको उस वक्त या इस वक्त भी तथ्य नहीं मिल रहे थे आपको? नहीं, तथ्य तो थे, बस उनको हाईलाइट नहीं किया जाता था। असल में एक तरफ फैक्ट्स तो अभी भी मौजूद हैं, बस बात यह है कि जो टीवी मीडिया है वो किस तरह से उनको हाईलाइट करता है, किस चीज़ों पे डिस्कशन करता है। अब एक खबर यहाँ पे आती है कि फाइनेंस बिल ने करप्शन को लीगलाइज कर दिया है, और दूसरी तरफ कोई ऐसी फालतू की खबर आ जाती है कि राहुल गांधी ने ये बयान दिया, तो मेन स्ट्रीम मीडिया हमारा उस राहुल गांधी के बयान पे ज़्यादा टाइम लगाएगा और वो करप्शन को लीगलाइज करने वाली बात को इग्नोर कर देगा, जिसमें चंदा देने वाले का नाम जाहिर नहीं किया जाएगा और फिर उसको बताया जाता है कि ये पारदर्शिता का उदाहरण है। नाम नहीं बताना भी पारदर्शिता है। पर ऐसे बाहर के देशों के भी आप चैनल को अलटते पलटते रहते होंगे, तो कुछ फर्क दिख रहा है या आपको लग रहा है कि जहां आप रहकर काम करते हैं वहां का भी मीडिया वैसा ही हो गया है और यहां का भी मीडिया वैसा हो गया? बहुत फर्क है। जहां मैं रहता हूं वहां के मीडिया में और यहाँ के मीडिया में। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इंडिया की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रैंक कितनी 138 पे है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं सब टॉप 20-30 में आने वाली। आप उनका मीडिया चैनल खोल के देख लीजिए, हमारा देख लीजिए, बहुत फर्क दिखता है। मैंने वहां पे रहने वाले कुछ लोगों को हमारे एक बड़े फेमस जर्नलिस्ट की कुछ वीडियोस दिखाए थे, वो हंस हंस के पागल हो गए थे देखकर कि ये क्या चल रहा है, मतलब कोई एंटरटेनमेंट शो चल रहा है कि कॉमेडी शो चल रहा है, ये जर्नलिस्ट का वो चल रहा है। तो बहुत फर्क है। आराम से बात करते हैं, एक तो वहां पे लोग फैक्ट्स पे बात करते हैं और फालतू की डिबेट्स नहीं चलाते ज्यादा, जिसमें झगड़े वगड़े होते हैं कि एक रिलीजन के बेसिस पे डिबेट कम ही चलती हैं। बस न्यूज को बताने का काम ज्यादा करते हैं, फैक्ट चेकिंग का काम ज्यादा करते हैं वहां पर, और ये फालतू की चीजें कम होती हैं। ये काम करने से पहले और भारत से जाने से पहले आप यहाँ अखबार तो पलटते ही होंगे, चैनलों को देखते ही होंगे। बहुत ज़्यादा आपकी उम्र नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि तब क्या आप भारत की मीडिया को बहुत श्रद्धा से देखते थे? नहीं, पहले डेफिनेटली रिस्पेक्ट तो थी मीडिया के लिए, वो धीरे धीरे टाइम टू टाइम कम होती चली गई है। एक टाइम था जब एक्चुअली जब मैं 7th-8th क्लास में होऊंगा 2007-6-7 के अराउंड, तब मीडिया की बहुत रिस्पेक्ट थी इंडिया में। मतलब ऊपर करके देखा जाता था, अच्छा टीवी में आ गए तो कोई बड़ी चीज हो गई है, टीवी में आ रहे हैं तो वहां पर। लेकिन धीरे धीरे ये चीज गिरती चली गई है और आज तो मुझे नहीं लगता कोई शान से बताने वाली बात है कि आप टीवी पे आ रहे हैं। लेकिन कुछ गिने चुने हैं जैसे आपकी तरह। बात तो सही है। अच्छा लगता है यहाँ पर आकर कि एनडीटीवी पे आने का मौका मिल रहा है, आपके साथ शो पर बैठने का मौका मिल रहा है। लेकिन यही चीज़ अगर और बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ अगर होती तो मैं नहीं कह सकता कि ये लगेगा मुझे। पर अगर आप इसका मतलब ये है कि आपने ठीक ठाक इन चैनलों को देख लिया होगा। अगर आप इसको श्रेणीबद्ध करें, कैटेगराइज करें हमारे दर्शकों की जागरूकता के लिए भी, जैसा कि मैंने कहा कि अब सिर्फ दर्शक होने से काम नहीं चलेगा। अगर रिमोट खरीद लिया और बदल दिया कोई भी चैनल, जहां तक मैं देखता हूं कि कोई भी चैनल आप बदलिए आपको कंटेंट वही दिखता है, तो अब रिमोट भी यूजलेस हो गया, उसका कोई महत्व नहीं रह गया है। सही पकड़े हैं। लेकिन फिर भी पाठक होना और दर्शक होना, अब ये दोनों की भूमिका, पुरानी भूमिका समाप्त होती है। हम लोगों की भी एक भूमिका बदल रही है कि बहुत सारे संदर्भों को लेकर बात करना पड़ता है, तब जाके एक तस्वीर सेकेंडरी और तीसरे प्रकार के सोर्सेस से। लेकिन फिर भी क्या ज्यादा बुराइयां आपको भारत के टेलीविजन में आपको नजर आई कि ये नहीं होना चाहिए था? एक आपने दर्शकों की बात करी कि एक चीज तो है कि अब वक्त बदल गया है। एक समय होता था कि आपको न्यूज देखनी होती थी, आप टीवी खोलकर चैनल ऑन करते थे, जो न्यूज दिखा रही है वो आप देख लेते थे। लेकिन अब ये टाइम नहीं रहा है, क्योंकि अब इतने तरह से एक न्यूज को दिखाया जाता है। एक हमारा राइट विंग पर्सपेक्टिव हो गया, एक लेफ्ट विंग पर्सपेक्टिव हो गया, तो अब दर्शकों को दोनों तरफ देखने ज्यादा जरूरी हो गए हैं, दोनों पहलू एक खबर के वहां पर। तो ये दर्शक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो
खोल के दोनों साइड देखे कि इस तरफ से क्या बोला जा रहा है, उस तरफ से क्या बोला जा रहा है, इस तरफ के क्या फैक्ट्स प्रेजेंट किए जा रहे हैं, उस तरफ के क्या फैक्ट्स प्रेजेंट किए जा रहे हैं। ये पहले करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो डेफिनेटली अब ये करना चाहिए लोगों को। जो रिलीजियस धार्मिक मुद्दों पर जो डिबेट होते हैं वहाँ भी हमने पढ़ा है कि जैसे अमेरिका में देखिए तो एक तरह की एक वाइट सुप्रीमेसी की बात आ रही है, रंगभेद एक नए तरीके से उभर रहा है। और वो नफ़रत सिर्फ पहले ये लग रहा था कि अश्वेत के ख़िलाफ़ है नफ़रत, या इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ है, या मुसलमान के ख़िलाफ़ है, लेकिन अभी एक सिनेगॉग में अमेरिका में यहूदी परिवारों को भी मार दिया गया। तो वो नफ़रत जो बनाई गई है वो किसी के भी ख़िलाफ़ है। पर मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि भले वहाँ के टेलीविज़न में नहीं हो, पर वहाँ की पॉलिटिक्स में तो होगी ये बात, तभी जिस तरह से यहाँ की पॉलिटिक्स में है। बताता हूँ। इस चीज़ को आप कह सकते हो एक बबल्स कह सकते हो, इन्हें कहा जाता है कि ये पूरी दुनिया भर में दिख रहा है कि ये फॉर्म होने लग गए हैं। आप अपने कुछ आर्ग्यूमेंट्स बोलते हो, और क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो आप देखना चाहते हो वही दिखाता है। तो अगर आप एक आर्ग्यूमेंट को मतलब फेवर में हो, उसी की चीज़ें लाइक करते हो, तो सोशल मीडिया वही चीज़ दोबारा दिखाता है। तो एक तरह से बबल फॉर्म हो जाता है। आप उन्हीं लोगों को देखते हो, फॉलो करते हो जो आपके ओपिनियन से पहले से ही एग्री करते हैं। ये पहले नहीं हुआ करता था। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से पूरी दुनिया भर में आप देख सकते हो कि एक बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बबल्स क्रिएट हो रहे हैं और लोग पोलराइज और हो रहे हैं। इंडिया में मीडिया उसको और ज़्यादा डिवाइड को फैला रहा है, लेकिन बाहर नॉर्मली ये सोशल मीडिया ये काम कर रहा है। ये फर्क है दोनों में। यहाँ पर आपके ही काम के संदर्भ में और प्रतीक सिन्हा के काम के संदर्भ में पूछना चाहूँगा कि शुरू में ऑल्ट न्यूज़ को लेकर मीडिया के कुछ हिस्से में उत्साह था, अभी भी है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि आप जब मीडिया को आईना दिखाते हैं तो क्या फिर मीडिया की तरफ से आपकी बातों को सपोर्ट मिलता है? ये तो मतलब डिपेंड करता है ना। मीडिया के अगेंस्ट मैं बोलने लग गया तो क्यों सपोर्ट करेगी वो मीडिया। इनफैक्ट वो आवाज़ को दबाने की कोशिश करती हैं। अभी जैसे एक बीइंग ह्यूमन है, उसका चैनल है, वो बहुत ज़्यादा मीडिया की जो हिपोक्रेसी होती है उसको एक्सपोज करता है। वो उन्हीं की क्लिप्स लेकर दिखाता है कि ये देखो इस बंदे ने तब ये बोला था, अब ये बोल रहा है, अब इसका वो बदल गया है, ओपिनियन बदल गया है एकदम से। उसके चैनल को उन्होंने कॉपीराइट स्ट्राइक किया, पूरा बंद करने की पूरी कोशिश करा रखी है उन्होंने। तो वो भी सेंसरशिप की कोशिश तो करी जाती है, मेरे साथ भी करी जाती है। ये एक नई चीज़ हो रही है आपके साथ भी कि जो आप वीडियो इस्तेमाल करके लोगों को दिखाते हैं कि फला एंकर ने ऐसे कहा, गलत कहा, या इस तरह से धार्मिक सांप्रदायिकता को भड़का रहा था, अब आप वो वीडियो इस्तेमाल कर पा रहे हैं या कॉपीराइट के बहाने उसको रोका जा रहा है? नहीं, अब मैंने पर्सनली अवॉइड कर दिया है कि मैं इन न्यूज़ चैनलों की क्लिप इस्तेमाल करूं, क्योंकि वो कॉपीराइट करके वीडियो हटा देंगे फिर, इसलिए मैं अब नहीं कर पाता है। तो फिर अब दूसरा रास्ता क्या बनता है कि अगर मेन स्ट्रीम मीडिया के हजार मंच एक झूठ को फैलाने लगे, सांप्रदायिकता को फैलाने लगे, और कोई दूसरा जो आप जैसे नागरिक के सिटीजन के प्लेटफॉर्म से खड़ा होकर क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको उन सब सामग्रियों का इस्तेमाल ना करने दिया जाए, तो फिर क्या ये अभियान समाप्त हो जाएगा? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑफिशियली अगर मैं पर्सनली कहूँ तो अपने चैनल पे नहीं डाल सकता, लेकिन लोगों तक बात पहुंचाने के और भी तरीके हैं। लोगों को मैं वीडियो दिखाऊंगा, लोगों को बोलूंगा तुम इस वीडियो को फैलाओ आगे, तो कितनों की आवाज़ दबाने की बंद करेंगे? ऐसे ये हो नहीं सकता। आपके साथ जो लोग आते हैं, जो लोग जुड़ते हैं, वो लोग भी आप ही की तरह बनते चले जाते हैं कि वो ये समझ पाते हैं कि हाँ ये काम करना चाहिए? हाँ, बहुत लोग हैं जिन्होंने इंस्पिरेशन लिए, जो मैं कर रहा हूँ वही चीज़ करने की कोशिश करी, और मैं उनकी मदद भी करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों की ज़रूरत है हमें देश में ऐसे जो उठकर आवाज़ उठाएं और क्रिटिसाइज करें, जो काम मीडिया नहीं कर पा रहा है उसको। तो आप खुद को अपने आप को कैसे देखते हैं? एक पत्रकार के रूप में देखते हैं, मीडिया संस्थान के रूप में देखते हैं? मैं कहूँगा मैं खुद को एक यूट्यूबर के फॉर्म में पहले देखता हूँ, क्योंकि एक आर्ट के फॉर्म में ज़्यादा देखता हूँ इसे। एक आर्टिस्ट समझूंगा मैं अपने आप को कि मुझे वीडियोज़ बनाने पसंद है। वो अलग बात है कि ये वीडियोज़ मैं इस फील्ड में बनाता हूँ तो जर्नलिज्म से रिलेटेड हो गए, एक्टिविज्म से रिलेटेड हो गए, लेकिन इतना जर्नलिस्ट नहीं कह सकता मैं अपने आप को। कोई क्वालिफिकेशन नहीं है मेरी जर्नलिस्ट होने की।
नहीं, क्वालिफिकेशन क्या होती है? मतलब आप अगर तथ्यों के पीछे जितनी दूर तक चलते चले जाएं, यही क्वालिफिकेशन है। पर एक मीडिया हाउस से जुड़े रहने की बात अलग होती है। जैसे आप अमेरिका में इस वक्त देख रहे हैं कि CNN के एकोस्टा ने राष्ट्रपति से सवाल किया, तो दूसरे संस्थानों के पत्रकार भी उनका सपोर्ट करते हैं। हो सकता है कि इस तरह का आपको समर्थन ना मिलता हो मीडिया हाउस से, या जो जर्नलिस्टों के, पत्रकारों के संगठन है, उनसे आपको उतना सपोर्ट ना मिलता। सिर्फ मेरे कोई नहीं, आप ये देख लो, कोबरा पोस्ट का इतना बड़ा एक्सपोजर था उनका, उनको कितने लोगों ने सपोर्ट किया यहाँ पर, कितने मीडिया हाउसेज उसके सपोर्ट में निकल के आए। वो भी एक मीडिया हाउस ही है वहां पर, तो कितने जर्नलिस्ट अपने दूसरे जर्नलिस्ट को सपोर्ट करते हैं अगर वो ऐसे कोई काम करता है तो। ये भी नहीं देखने को हमारे मिलता। सहयोगी उमा शंकर सिंह का ट्वीट में देख रहा था कि भारत में होता तो शायद बहुत कम लोग इस तरह से सपोर्ट कर पाते, लेकिन फिर भी आप अपने आप को लगता है कि ये काम कर पाएंगे? जैसे हम लोगों से ही कई दर्शक पूछते हैं कि आपको डर नहीं लगता है? तो मैं क्यों डरूंगा किसी से? फिर उनके अंदर ये बात होती है कि यार बोलने में एक खतरा है, तो क्या आप उस खतरे को सेंस करते हैं? नहीं, ये तो एक माहौल बनाया गया है। ये इनकी जो ट्रोल आर्मी है, ये गालियां देती है, कमेंट्स में ये गालियां देगी, धमकी देगी वहां पर, लेकिन उनका तरीका है ये सेंसरशिप करने का। हालांकि कुछ हद तक ये सही भी बैठता है, वो जो एक्चुअली में जब कुछ हो जाता है अनफॉर्चुनेट, लेकिन ज़्यादातर टाइम ये क्या बोलूँ, सिर्फ बोलते ज़्यादा हैं, ये कुछ करते नहीं है। तो आपने इस भूमिका में आने के लिए अपनी तैयारी भी की कि कैसे बोलना है, क्या करना, कितना घंटा लगाता है? जैसे हम लोग तो पूरा दिन रात सुबह शाम निकल जाता है इसमें। तैयारी तो मेरी एक्चुअली में कुछ नहीं हुई है। मैंने जब पहला वीडियो बनाया था, आप पहले वीडियो को देखेंगे और आज के वीडियो को देखेंगे तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मैं धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो बनाता गया, खुद ही सीखता गया कि नहीं ऐसे बोलना चाहिए मुझे, इसको ऐसे प्रेजेंट करना चाहिए। मेरे को बोलना भी ढंग से नहीं आता था, आप उस वीडियो में देखेंगे तो खुद ही सीखा हूँ, जैसे जैसे काम करता गया सीखता गया और आज ही हो गया। मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछा कि मैं चाहता हूं कि जो नौजवान हैं, जो पत्रकार हैं, जिनको नहीं मौका मिलता, वो भी अपने तरह से इस तरह से अपने आप को संवारें, तथ्यों को देखें। पर काफ़ी वक्त लगता होगा आपको किसी टॉपिक पे रिसर्च करने में, और करीब करीब आप कह सकते हो 22 से 24 घंटे लग जाते हैं एक वीडियो को रिसर्च, एडिटिंग और रिलीज करने में। तो 24 घंटे 3 दिन में बांट लो या 2 दिन में बांट लो, तो 2-3 दिन का समय लग जाता है आराम से। तो बहुत लोग जानना चाहते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, तो मैं कहीं पढ़ रहा था कि आप बताना नहीं चाहते हैं, तो क्या ये उसका हिस्सा है कि महफूज रखने का, प्रोटेक्शन का एक हिस्सा है? बिल्कुल, डेफिनेटली है, क्योंकि आप देख ही सकते हो आपके साथ किस तरह की धमकियां आती हैं आपको, अभिसार शर्मा को किस तरह की धमकियां आती हैं। जो भी सरकार के ऊपर सवाल उठाने की हिम्मत रखता है, ये अपनी आर्मी भेज देते हैं उनके पीछे। बेशर्मो शर्म करो शर्म। तो इसलिए मैं इस चीज को छुपा कर रखना चाहता हूँ। एक धारा बनी थी कि सरकार की आलोचना नहीं करनी है, हाँ, प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करनी है। आप बाहर के मुल्कों में, हम तो यहाँ ट्रंप का देख रहे हैं उदाहरण, अगर उनका अगर समर्थक मीडिया है तो उतना ही सख्त और पावरफुल मीडिया भी है, लेकिन भारत में इतना बड़ा CNN जैसा या न्यूयॉर्क टाइम या वॉशिंगटन पोस्ट जैसा कोई इस तरह से क्वेश्चन करने वाला बड़ा संस्थान नहीं दिखता है, जबकि कभी कभी खबरें छप जाती हैं वहाँ भी। लेकिन बाकी और देशों में, अमेरिका के इतर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो झूठ का साम्राज्य फैल रहा है, सरकारें मीडिया पे ज़्यादा नियंत्रण कर रही हैं, मीडिया किस तरह से फाइट बैक कर रहा है? मीडिया मुझे लगता है वहाँ पे बहुत चौकन्ना है और एक्चुअली में प्रॉपर मीडिया का काम कर रहा है वो। और इसका एक रीज़न ये भी है कि वहाँ के लोग समझते हैं कि मीडिया का क्या काम है, सरकार का क्या काम है। वो ये नहीं समझते कि मीडिया को वही करना चाहिए जो उनके ओपिनियन में है। यहाँ पर भारत में क्या हो गया, 2014 के बाद एक तरह से समझ लो कि इतिहास की दिलचस्पी आ गई है लोगों में 2014 के बाद। लोगों को आज के टाइम पे ये फर्क नहीं पड़ता कि आज क्या हो रहा है। लोग चाहते हैं कि जब मैं भी वीडियो बनाता हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो सवाल करेंगे कि तू 60 साल के क्यों नहीं बोलता, तू ये क्यों नहीं बोलता कांग्रेस के टाइम पे क्या हुआ था। भाई मतलब मैं 7वीं 8वीं क्लास में था जब कांग्रेस की सरकार थी, और एक्सपेक्ट करते हैं आज मुझसे कि आज की बात पर ना बोलूं, कितना पोल्यूशन आ गया है यहाँ पे, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया जा रहा है, लेकिन मैं 10 साल पुराने स्कैम्स के बारे में बात करूं। ऐसा नहीं है, वहां के लोग समझते हैं कि आज के मुद्दे क्या हैं, किस पे बात करनी चाहिए मीडिया को, और वही चीज मीडिया भी उठाता है यहाँ पे। तो कुछ हद तक तो लोगों को भी
सुधरने की ज़रूरत है यहाँ पर। लोग भी जाने कि क्या काम मीडिया का है, क्या उन्हें करना चाहिए यहाँ पर। ठीक ठीक लोगों को याद है कि कैसे बताया जा रहा था कि नोटबंदी में कोई जीपीएस लगा हुआ है नोट में, 2000 के नोट में। वो अगर कोई जमा करेगा तो इनकम टैक्स को उस जीपीएस से पता चल जाएगा। इस तरह की चीज़ें तो यहाँ अब आम होती जा रही हैं कि उसको आप जैसे प्रधानमंत्री ने ही बोला कि भगत सिंह जब जेल में थे तो कांग्रेस का कोई नेता नहीं मिलने गया, लेकिन आज तक उन्होंने उस पर अपनी सफाई नहीं दी और आज तक कोई बड़ा अखबार मतलब क्वेश्चन नहीं किया बड़ा से। और ख़ासकर हिंदी के अखबार जो हैं उसमें मैं देख रहा हूं कि अकबर वाले प्रसंग में नहीं छापा गया। कोई हिम्मत ही नहीं रखता। मतलब प्रधानमंत्री इतनी बारी झूठ बोलते हैं, इतनी बारी झूठ बोलते हैं कि मैं गिन गिन के थक जाऊंगा। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। 6000 जैसे ट्रम्प की गिनती हुई है, वैसे कोई आप मीटर नहीं बना सकते कि कैसे। मैं अकेला नहीं बना सकता, अकेला नहीं बना, मैं पूरा दिन लग जाएगा ये काम करने में। पर ये जो आपने एक तरह से एक आप रेगुलेटर हैं, मीडिया को वॉच भी करते हैं फैक्ट रखने के अलावा, आपको लग रहा है कि आप इम्पैक्ट कर पा रहे हैं दर्शकों के बीच में कि मुझे हाँ कुछ हद तक मुझे लगता है डेफिनेटली इम्पैक्ट पहुंच रहा है कि लोग मुझे लिखते हैं कि अच्छा मैं पहले ये सोच रखा करता था लेकिन तुम्हारे वीडियो देखने के बाद मेरी सोच बदल गई है, आपने हमारी आंखें खोली, उसके लिए धन्यवाद। ऐसे बहुत से लोग मुझे लिखते हैं। तो डेफिनेटली इम्पैक्ट तो हो रहा है, धीरे हो रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में मुझे लगता है इससे लोगों में बदलाव आएगा। तो अब आपके आसपास सपोर्ट सिस्टम बना है, मतलब लोग इमोशनली सपोर्ट करते हैं, घर वाले, दोस्त यार की, या फिर अभी भी वो कान में भरते रहते हैं कि मत करो, इतनी बड़ी ताकत है, फर्जी केस में फंसा देंगे, डिफेमेशन केस में फंसा देंगे? नहीं, एक्चुअली सपोर्ट की बात की जाए तो सपोर्ट तो शुरू में ही बहुत मिला था मुझे, तभी मैंने आगे वीडियो बनाने चालू किए। इससे पता चलता है ऐसे बहुत से लोग हैं जो देख सकते हैं कि ये गलत होने लग रहा है, लेकिन वो आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। तो मैं एक तरह से हम जरिया बन जाते हैं उनकी आवाज़ का। वो लोग सपोर्ट करते हैं ये समझ के कि एक सही मीडिया होना चाहिए या सही अकाउंटेबिलिटी वाला बोलना चाहिए। एग्जैक्टली। तो ये भी हमारे लोकतंत्र की खूबी है कि लोग ही उसमें से कुछ लोग सपोर्ट करने आ जाते हैं कि हाँ ठीक है, इस रास्ते को सपोर्ट किया जा सकता है। कई बार लोग सोचते हैं कि हम अकेले हैं और हमारे काम का कोई असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी ध्रुव राठी, मैं थोड़ा सा और जानना चाहता हूँ कि इस काम ने आपको बदल दिया, मतलब आप रात भर सो नहीं पाते होंगे, दिन भर सो नहीं पाते होंगे, ऐसा होता होगा, एंग्जाइटी होती होगी कि टीवी पे क्या चल रहा है? इतना नहीं है, मैं क्योंकि बाहर रहता हूं तो जब मैं चाहूं इसे थोड़ा सेपरेट कर सकता हूं, इससे हाँ थोड़ा डिस्कनेक्ट हो सकता हूं। आपके और वीडियो में देख रहा था कि आप ये भी बता रहे हैं कि कैसे बोला जाए, नौकरी अगर देने जाएं तो उसमें इंटरव्यू का बहुत रोल होता है। तो आई कांटेक्ट, एक वीडियो मैंने आपका देखा कि आई कांटेक्ट कैसा है, तो ये कोचिंग भी आप करते हैं साथ साथ? मतलब मैं एक तरह से एजुकेट भी करना चाहता हूं लोगों को कि एक तो वो हो गया कि बॉडी लैंग्वेज किस तरह से काम करती है, एक नॉर्मल वो भी हो गए जो चीज़ें स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती कि म्यूचुअल फंड्स कैसे होते हैं, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको क्या करना चाहिए उन चीज़ों में, और क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, उसको कैसे आपको सोच रखनी चाहिए अपनी चीज़ों के बारे में। इन चीज़ों पे भी मैं वीडियोस बनाता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने जब आप इस दिशा में आए तो क्या आपकी दिलचस्पी हुई कि टेक्नोलॉजी लोकतंत्र को कैसे बदल रहा है, दुनिया में किस तरह से डेमोक्रेसी को लेकर बात हो रही है, उसे और ज़्यादा पढ़ने की? डेफिनेटली, मतलब ये एक सोशल मीडिया बहुत ही अच्छा माध्यम है लोगों तक कुछ भी बात पहुंचाने का। तो मैंने इसे देखा कि इसको एक्चुअली में यूज़ किया जा सकता है लोगों को एजुकेट करने के लिए। जैसे आपने कहा कि क्या एक इंसान का महत्व है डेमोक्रेसी में, तो मुझे लगता है मैं इसको यूज़ करूंगा लोगों को बताने के लिए कि तुम्हें किस तरह से क्या देखना चाहिए वोट करने से पहले। जैसे कहाँ पर तुम जाके देख सकते हो कि किस एमएलए एमपी पे कितने क्रिमिनल केसेस लगे हुए हैं, क्या देख सकते हो उनके बारे में कि तुम वोट करने जाओ तो तुम्हें पता हो कि मैं इस इंसान को वोट कर रहा हूँ, इसी को ही करना चाहिए मुझे।